जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर जो 2019 के वैकेंसी के एग्ज़ाम हुए थे, उसी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आज देखेंगे 17/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी एग्ज़ाम किसी भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कांगो सर्वे सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में आता है। तो ये कौन सा गतिविधि होगा? तो ये होगा तृतीय गतिविधि में। किस में आएगा? तृतीय गतिविधि में। कांगो गति जो है किस में आता है? तृतीय गतिविधि में, यानी कि ये सेवा क्षेत्र है। क्या है? सेवा क्षेत्र। अगर प्रथम क्षेत्र की बात करें तो इसमें क्या आता है? कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है। ठीक है, ये सब आता है प्रथम श्रेणी में। अगर द्वितीय की बात करें तो इसमें विनिर्माण आता है, यानी कि उद्योग धंधा आता है। अगर टर्सरी की बात करें, तृतीय की बात करें, थर्ड की बात करें कि इसमें कौन कौन आता है, तो इसके अंतर्गत आता है व्यापार आता है, यातायात आता है, संप्रेषण आता है, वित्त पर्यटन आता है, सांस्कृतिक मनोरंजन आता है, लोक प्रशासन आता है, स्वास्थ्य आता है और शिक्षा आता है। ये सब किस में आता है? टर्सरी में। तो उसी में भी कौन आएगा? कांगो सेवा। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने की कीमती पत्थरों की सजावट और हिंदू देवी देवताओं को विशेषकर भगवान कृष्ण को दर्शाया जाता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया है। मधुबनी तो बिहार की पेंटिंग है। भित्ति चित्रकला ये भी नहीं है। वर्ली ये महाराष्ट्र का कला है। तंजौर पेंटिंग, ऑप्शन नंबर 4 ये तंजौर पेंटिंग सही होगा। कौन सा पेंटिंग सही होगा? तंजौर पेंटिंग। तंजौर पेंटिंग की बात करें तो ये दक्षिण भारत से संबंधित है और खासकर तंजावुर शहर से। कौन सा? तंजावुर शहर, जो कि तमिलनाडु में है। ये तंजौर पेंटिंग किसके शासनकाल? तो ये चोल वंश के शासनकाल में बहुत लोकप्रिय हुआ था उसी समय से। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? कृष्ण भगवान के छवि को यानी कि कीमती पत्थरों और सोने के इससे सजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंजौर पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग किससे है? महाराष्ट्र से संबंधित। मधुबनी तो बिहार का पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन है, 19 कलम का मूल्य 16 कलम के मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 19 में से 16 घटाएंगे, आएगा क्या? 3 गुना 100/16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300/16। भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? एक बार में। 16 बचा कितना? बचा 14। तो 14 में 1 0 40, तो 8 बार में 16 8 कितना आ जाएगा? 128। बचा कितना? 12 और नीचे कितना बचा? 16। कटा देंगे 3 बार में, ये 4 बार में। कितना आ जाएगा? 18.3/4। 18.3/4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई डेक्कन में पहली बार राजस्व बंदोबस्त की संचालन किस वर्ष की गई थी? तो मुंबई में कब किया गया था? किया गया था 1820 में। मुंबई डेक्कन में पहली बार राजस्व व्यवस्था कब किया गया? 1820 में। अगर रैयतवादी की बात करें, जनक इसका कौन था? तो इसका कौन था? सर टॉमस रो। कौन था? सर टॉमस रो मुनरो। सर टॉमस मुनरो थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में टॉमस रो मुनरो ने इसकी व्यवस्था कब किया था? तो 1820 में किया था। ठीक है, रैयतवादी की बात करें तो रैयतवादी में भूमि का जो असली मालिक होता था वो कौन, किसको बना दिया गया था? किसान को। अगर अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। महलवारी व्यवस्था की बात करें तो
मैकजे ने लागू किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत में एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था जो कि लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधों के खिलाफ व्यक्तियों को प्राप्त शिकायतें की जांच कर सकती है, तो वो कौन है? लोकपाल। कौन है? उस विधायक का नाम क्या है? विधेयक का नाम लोकपाल है। लोकपाल क्या है? एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है। ठीक है, इसका जो सदस्य बनते हैं वो तो मुख्य न्यायाधीश के जज होते हैं, मुख्य जज यानी हाई कोर्ट के मुख्य जज या सुप्रीम कोर्ट के जज या कोई वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो एक मुख्य प्लस 8 अलग से, तो टोटल 9 सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 9। एक कोई आम व्यक्ति नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसका बैठक किया जाता है। अगर भारत का प्रथम पूछा जाए कि भारत के प्रथम लोकपाल जी कौन थे, तो उसका नाम था जस्टिस पी.सी. घोष। जस्टिस पी.सी. घोष उनके नाम थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ करती है? कहता है भारत का जो चौरमीन चतुर्भुज है वो किस जगह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है? जो कि असम के सिलचर से लेकर गुजरात तक का सफ़र तय करता है और एक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक सफ़र करता है। तो कहता है कि कहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो ये पॉइंट का नाम पूछ रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य का? झांसी जगह का नाम है। क्या नाम है? झांसी। ये वाला रोड की बात करें तो गुजरात से जाके सिलचर यानी कि असम में एक जगह है सिलचर, वहाँ तक जाती है, और दूसरा कन्याकुमारी श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। इसका बात करें एक गलियारा उत्तर दक्षिण ये वाला की बात करें तो ये कश्मीर से श्रीनगर, और ये पूरब पश्चिम की बात करें तो ये गुजरात से लेकर सिलचर तक जाती है। ठीक है, अगर इसका बात करें अगर इसका बात करें तो ये जाके NH-44 होता है। क्या होता है? NH-44। अगर वर्तमान समय में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा NH कौन है? तो NH-44 है। कितना है? NH-44। और ये जो देख रहे हैं गुजरात से असम तक जो जाती है इसको कहते हैं NH-27। इसको क्या कहते हैं? NH-27 कहते हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है? तो NH-44। NH-7 कुछ दिन पहले तक था, लेकिन अब बदल के क्या हो गया है? NH-44। तो ये हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 एक प्रकार का, एक असंगत और असंगत शब्द का चयन करें। तो दिया है वसंत, तूफान, सर्दी, शरद। तो इसमें वसंत भी एक मौसम का नाम है, सर्दी भी एक मौसम का नाम है, शरद भी एक मौसम का नाम है, लेकिन तूफान जो है ये अनिश्चितकालीन होता है, किसी भी समय आ सकता है। तो तूफान यहाँ पे क्या होगा? अलग होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली रोबोट कौन सा था जिसे किसी भी देश के पूर्ण नागरिकता हासिल हुई थी? तो उस रोबोट का नाम क्या था? सोफिया। क्या नाम था? सोफिया, जिसे किसी देश ने इसको नागरिकता प्राप्त दिया। तो इसे नागरिकता प्राप्त करने वाला कौन था? तो सऊदी अरब था। कौन था? सऊदी अरब। कब प्राप्त किया था? तो 2017 में इसे नागरिकता के दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत में एक शहर है इंदौर, जहाँ पे कि रोड के ट्रैफिक का देखभाल कौन करता है? तो रोबोट करता है। कौन करता है? रोबोट। आईटी पटना के द्वारा ऐसा रोबोट बनाया गया था जिसका नाम था नर्सिंग रोबोट। किसका नाम था? क्या? नर्सिंग रोबोट, जो कि कोरोना काल के दौरान पेशेंट से बातचीत करते थे। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया गया था? आईटी पटना के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका परिमाप कितना हो? 24 सेंटीमीटर है।
तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया है, परिमाप दिया हुआ है कितना, 24। तो समचतुर्बाहु भुज का परिमाप क्या होगा, 3 गुना का योग, यानी कि 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 24। तो एक भुजा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। भुजा बराबर कितना हो गया, 8। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा के जगह में क्या हो जाएगा, 8। 8 गुना 8 कटेगा कितना बार में, 2 बार में, कितना हो गया, 8 दूना 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फार्मूला याद रहना चाहिए तभी सवाल बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, पहले सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर चलना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। उसके बाद 2 है आगे, तो 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो गया, 72। 72 आगे क्या है, +3, तो 3 जोड़ दिया, कितना हो गया, 75। अब यहाँ पे क्या है, पीछे माइनस है, माइनस है कितना, 51। तो 51 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24। 24 हो गया। 24 इंटू 6 है, तो 6 से गुना कर देंगे। 24 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अब वो बचा कितना, 2 6 दूना 12 2 14 144। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस है, 36 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा, 144। जब इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 0। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि कूलर को भोजन कहा जाए, भोजन को गुलाब कहा जाए, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाए, रेस्टोरेंट कहा जाए और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाए, तो आदमी क्या खाएगा। आदमी खाता क्या है, भोजन। अब भोजन को क्या कहते हैं, तो भोजन को गुलाब कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलाब। इसमें क्या करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है कि आदमी खाता क्या है। आदमी खाता क्या है, भोजन। तो भोजन को क्या कहा गया है, भोजन को गुलाब। तो राइट आंसर सीधे क्या होगा, गुलाब। ये नहीं कि अब फिर गुलाब को क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट, वहाँ तक नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रृंखला वर्लित पर्वतों का उदाहरण है। तो हिमालय जो है वर्लित पर्वतों का उदाहरण है। वर्लित पर्वत का मतलब क्या होता है कि मोरदार ऐसे उन पर्वतों से है कि जिनका निर्माण भूगर्भीय से हुआ है, जमीन के टकराने से हुआ है, जो पार्ट्स के टकराने से हुआ है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वर्लित पर्वत। भारत का जो हिमालय है ये उसी का उदाहरण है। यूरोप का अगर आल्प पर्वत की बात करें तो ये भी वर्लित पर्वत का उदाहरण है। उत्तरी अमेरिका के जो रॉकी पर्वत है, रॉकी, ये भी आल्प्स यानी कि वर्लित पर्वत का ही उदाहरण है। अगर दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में जो एंडीज पर्वत है वो भी क्या है, वर्लित पर्वत का ही उदाहरण है। अगर भारत में देखा जाए हिमालय को तो 4 भागों में बांटा गया है। भारत में हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4। पहला को कहते हैं, पहला को क्या कहते हैं, भारतीय हिमालय, ठीक है, जिसको कहते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक जो है ये क्या है, पंजाब हिमालय। उसके बाद है गढ़वाल हिमालय जो कुमाऊं से लेकर सतलज नदी तक है, कुमाऊं से लेकर सतलज नदी तक, इसको कहते हैं गढ़वाल हिमालय। उसके बाद है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहते हैं तीस्ता नदी से काली नदी के बीच जो भारत का बॉर्डर है, तीस्ता और काली के बीच को क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। और असम हिमालय की बात करें, असम अरुणाचल हिमालय, तो ये तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक के भाग को क्या कहते हैं, असम अरुणाचल हिमालय कहते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन,
एक्स ने 1,50,000 रुपये में एक कार खरीदे और उसे 5% के लाभ पर वाई को बेच दिया। वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया, तो संपूर्ण लेन देन में एक्स को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। ये एक्स है, ये क्या है, वाई। क्या किया कि 1,50,000 में खरीदा, अब बेचा कितना में, तो 5% लाभ। 5% लाभ का मतलब कितना, 105%। तो बेचा कितना होगा, 1,50,000 का 5% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये 7,500 निकलेगा। तो 7,500 इसमें ऐड हो जाए तो कितना हो गया, 1,57,500 रुपया में इसके पास आया। अब क्या करा, इसी को बेच दिया 2% के हानि पे। 2% के हानि पे इन्होंने ही खरीदा, तो इसको कितना में खरीदा, तो 103% में। अब इसका 103% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1,54,350 रुपये। 1,54,350 रुपया। अभी ये टोटल ये खरीदा था इतना में, अब बेचा तो इतना आया, तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ यही है। इसको घटा देंगे तो कितना में घटा देंगे, 1,57,500 माइनस 1,54,350। जब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,150 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी द्विभाजक है बिंदु ओ पर। कह रहा है ये दोनों कोण क्या है, द्विभाजक है बिंदु किस पे, ओ पर। ठीक है, तो यदि कोण ए सी बी 60 डिग्री हो, अगर इस कोण का मान दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री हो, तो पूछा है कौन बी ओ सी का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। इससे सवाल में क्या होता है, एक प्रमेय लगता है जो होता है क्या, बी ओ सी बराबर हो जाएगा 90 प्लस कोण ए बाय 2। 90 प्लस कोण ए बाय 2 क्या होता है, 19 प्लस कोण ए बाय 2। 90 हो गया और ए का वैल्यू कितना है, 60। तो 60/2 करेंगे कितना हो जाएगा, 30। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। यानी कि ए कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर यही बात रहता, ए कोण का वैल्यू दिया रहता और इसको पूछता, तो यहाँ पे 90 माइनस कोण ए बाय 2 हो जाता, तो क्या हो जाता है, 90 माइनस कोण ए बाय 2 हो जाता। ये परिमेय है, इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित विकसित किया था। इसको किसने किया, माथल्स ने किया था। माथल्स ने इसको क्या किया था, प्रतिपादन। इसने सिद्धांत दिया था कि जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है, कि जनसंख्या किस रफ्तार से बढ़ती है, दोगुनी। जैसे 1 हुआ तो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या हो जाएगा, 8, 8 के बाद 16, इस तरह बढ़ेगा। लेकिन संसाधन जो बढ़ेगा तो वो 1 के रेशियो में बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 इस तरह बढ़ेगा। इसीलिए महंगाई हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या तो दूसरे दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन संसाधन जो है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि संसाधन महंगा होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो इस प्रकार था। अगर इसका बात करें, इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत दिया। ठीक है, अगर अरस्तु की बात करें, अरस्तु कौन थे, तो ये यूनानी दार्शनिक थे। इन्हीं के गुरु थे प्लेटो। अरस्तु के गुरु कौन थे, गुरु प्लेटो थे। ठीक है, डार्विन को तो जानिए रहे हैं, इन्होंने किया दिया था, प्राकृतिक का चयन सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 99.75 इंटू 0.0554 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दाहिनी ओर से कितने जीरो आएंगे। तो कितने जीरो आएंगे देख लेंगे, इसको गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखेंगे कि यहाँ पे कितना अंक हो गया, 4, और यहाँ पे कितना है 2, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 6 अंक के बाद क्या आ जाएगा,
दशमलव के दाईं ओर कितना अंक हो जाएगा, 6 अंक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, x से y तक दो ट्रेन क्रमशः x हो गया और y हो गया, x और y। ठीक है, दो ट्रेन क्रमशः कितना 32 किलोमीटर प्रति आवर, 32 किलोमीटर प्रति आवर और 26 किलोमीटर, यहाँ से 26 किलोमीटर प्रति आवर चलता है। दोनों क्या जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, यदि x से y की दूरी, ये दूरी का मान दिया हुआ है कितना है, 42 किलोमीटर है। तो क्या कर रहा है कि y से परे बिंदु z पर मिलते हैं। y से आगे कोई बिंदु क्या है, z है, कोई बिंदु क्या है, z है। तो कह रहा है कि z में मिलता है, तो बताना है कि y से z तक की दूरी क्या है, यहाँ तक की दूरी क्या है। तो दूरी तय क्या होना क्या चाहिए, दोनों का दूरी समय क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समय बराबर हो जाएगा समय। अब a जो चलेगा, x चलेगा जो, इसके लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा, ये 42 और प्लस a जो दूरी इन्होंने तय कर लिया होगा वो दूरी। तो टोटल दूरी कितना हो गया, 42, और ये दूरी को मार लिए d प्लस d। ठीक है, इसको दूरी तय करने में किस स्पीड से तय करेगा, तो 32 किलोमीटर प्रति आवर इसका स्पीड है। अब अगला, इसको तो ये वाला दूरी तय नहीं करना है, y को सिर्फ यही दूरी तय करना है। तो ये दूरी कितना हो गया y के लिए, d, और चाल कितना दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 26 किलोमीटर पर आवर। बस इसी को सॉल्व कर देना है और आंसर आ जाएगा। अगर 2 से कटाते हैं तो 13, ये कितना हो जाएगा, 16। अब क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। 16 गुना 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 546। 16 गुना 42 करेंगे तो कितना आएगा, 546। और आगे यहाँ पे क्या है, d, तो 13 गुना d हो जाएगा 13d, 13d। इधर क्या हो जाएगा, 16 गुना d बराबर 16d। अब 13d में 16d जाएगा तो कितना बचेगा, 3d, 3d बराबर 546। 546 और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 546/3। 546/3 करेंगे तो कट के आएगा कितना, 182 किलोमीटर। यानी कितने दूरी पे तो पीछा पकड़ लेगा, मिलेगा तो वो दूरी कितना होगा, 182 किलोमीटर। समझ गए किस तरह बनाना था। तो ये फार्मूला था, दोनों का रेशियो बराबर करना था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो कर्मचारी अनीता और सरिता की प्रतिमाह 6600 रुपया है, 6600 रुपया मिलता है दोनों को। किया जाता है, यदि अनीता को सरिता से, अनीता हो गया ए, सरिता हो गया सरिता, दी गई राशि का 120% है, तो क्या कर रहा है, सरिता की कितनी राशि मिलनी चाहिए। इसको कितना मिलता है, अनीता को मिलता है 120%, तो इसको कितना मिलता है 100%। इसको कटा देंगे, ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 5। यही दोनों मिला के तो 6600 रहे। तो 11 का वैल्यू कितना है 6600, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 600। पूछा है किसका रेशियो, पूछा है सरिता का, तो सरिता कितना है 5, 5 गुना क्या हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा इसका 3000 रुपया प्रति माह हो जाएगा, 3000 रुपया प्रति माह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सवाल में कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज XYZ लिया गया है। क्या लिया है, त्रिभुज XYZ। ठीक है, कह रहा है कि XY 12 सेंटीमीटर, XY क्या है 12 सेंटीमीटर, YZ 18, YZ क्या कर रहा है 18 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि XW जो कि XYZ का एक कोणीय द्विभाजक है। XW यहाँ पे एक लंब गिराया गया है जिसका नाम है W, कोणीय द्विभाजक, जो YZ से बिंदु W पर इस प्रकार मिलता है कि YW इक्वल टू YZ का मान 4:5 है। यानी कि A और A 4 और ये 5 हो गया।
इसके बराबर है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि इस भुजा का मान पूछा है कि क्या होगा। तो हम लोग परिमेय जानते हैं, समिद्विभाजक परिमेय से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स वाई बटे एक्स जेड। ठीक है, कोई दिक्कत, एक्स वाई बटे एक्स जेड। ठीक है, अब आगे इधर क्या हो जाएगा, वाई डब्लू बटे डब्लू जेड। बस इसी का मान बैठाना है, जिसका जिसका वैल्यू दिया है रख देंगे। इसका वैल्यू कितना दिया है 12, इसका वैल्यू नहीं दिया है तो एक्स जेड, और इधर का वैल्यू हमको पता है हाँ 4/5 है, तो इसी को कर देंगे, कटा देंगे, कितना हो गया 4 तिया 12, इधर से गुना कर देंगे, कितना हो गया 4 5 तिया 15 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आगे का क्लास में देखेंगे, आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।